राजस्थान के अंदर लगातार दुष्कर्म और रिश्वत इन दोनों के मामले सामने आते रहते हैं और लेकिन इन मामले सामने आने के बाद में इनमें हाथ किसका होता है। ज़्यादातर अभी जो मामले सामने आ रहे हैं इन मामलों के अंदर सरकारी अधिकारियों का ही हाथ दुष्कर्म और रिश्वत जैसे मामलों में सामने आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है जो पाली जिले से है। आप सभी को बता दूं, पाली जिले के सादड़ी थाना इलाके में एक दलित परिवार की युवती के साथ में सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। आप सभी को बता दूं, इस मामले के अंदर पहले धोखे से उस युवती को पंचायत के अंदर बुलाया गया, फिर उसे कमरे के अंदर बंद किया गया और कमरे में बंद करने के बाद में उसके साथ में अश्लील हरकत भी की गई है। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और जब इसकी शिकायत थाने के अंदर दी गई तो थाने में भी इसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद में दर्ज की गई है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि इस पूरे मामले के अंदर पीड़िता की मां का क्या कहना है, पीड़िता का क्या कहना है और इस मामले के अंदर आखिर क्या सच छिपा हुआ है, आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट से। क्या मामला है, क्या वारदात हुई आपके साथ, आपके परिवार के साथ? जी, मैं पाली जिले के पिटवाड़ा गांव से हूँ। मेरा नाम पवनी है। मेरा हस्बैंड कांतिलाल जी हीरागर। तो मेरे बच्चियों के साथ 24 फरवरी को घटना हुई है। मेरे बच्चियों को घर बुलाने आया था हीरालाल, तो बच्चे पंचायत में गई। पंचायत में गई तो 1 घंटा हो गया था, तो मैं पीछे गई, उनके पीछे गई। 4 व्हीलर मेरी गाड़ी लेके मैं पीछे गई तो स्कूल के पास गई और लता सामने से आ रही थी बिना चप्पल। मैंने कहा कहाँ से ही बेटा? तो क्या रितु को पकड़ ली, सरपंच साहब ने अंदर बंद कर दिया। तो मैं वहाँ से 5वां गेयर लगाया और मैंने गाड़ी लेके मैं दौड़ के वहाँ गई। गाड़ी रोक के अंदर गई तो बच्ची गई दिखाई नहीं दे रही थी। तो कमरे में कमरा था, वो क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत, वो कोई बैठता है, कोई ग्राम सेवक बैठता है, कमरे में कमरा है, वहाँ पे छोटी बच्ची को बंद किया था। मैंने जाके बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलाया, 4 तो बाहर था और 2 अंदर लेके गए थे बच्ची को। तो भरत ओझा और वो सरपंच साहब महेंद्र प्रताप सिंह, तो मैंने जाके देखी तो बहुत गंदी हरकत कर रहे थे, शर्मसार बात थी। मेरी बच्ची के कपड़े फाड़ दिए थे, सारे कपड़े, और बंधन को सोटे लगी थी, यहाँ पे नाखून लगे थे और बच्ची के बाल बिखरे थे। मेरे देखने के बाद मैं खूब रोई और बच्ची मेरे पास आई। मेरे तो इस बारे में आपने कहीं थाने में मुकदमा दर्ज करवाया? थाने में मैं गई थी उस टाइम, तो वो लोग मेरे पीछे पीछे थाने में गए और थाने में मेरे को बुलाया, बाहर बुलाया, क्या करना है ये? तो लता के पास रिपोर्ट थी तो लता ने यहाँ पे छुपाई, मैं तो ये ऐसे ही हूँ। फिर वापस आ गई। दूसरे दिन वापस किए तो वो सारे लोग मेरे पीछे आए और वो कह रहे थे क्या करवाना है ये? मैंने कहा कुछ नहीं करवाया। तीसरे दिन जाके मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो थानेदार तो रिपोर्ट कह रहे थे कि सरपंच साहब आएंगे, वो बोलेंगे तो आपकी रिपोर्ट लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो मैं 15 दिन तक जाके पैर पकड़ती रही थानेदार साहब का। तो थानेदार साहब ने कुछ सुनवाई नहीं की। फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने कहीं से फ़ोन करवाया जोधपुर से आईजी के पास से, तो उन्होंने रिपोर्ट जाके रिपोर्ट ली तो कोई कार्रवाई नहीं हुई आज दिन तक। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आप ऐसा सुनने में आया है कि आपके इस गांव में आपके जो सामान, किराना का सामान बंद कर दिया गया है, हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, दूध बंद कर दिया गया है। जी, वो उन्होंने मीटिंग रखी थी, सरपंच साहब ने मीटिंग रखी। मीटिंग में सब लोगों को बोला कि इस औरत को, इसके परिवार को कोई इसे व्यवहार नहीं करना, कोई बोलना नहीं, कोई दूध नहीं देना, कोई किराना का सामान नहीं देना। तो सब बंद है। मुंडरा से ला के दूध अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? कोई सुनवाई नहीं। तो थाने जाते तो थानेदार तो सूख जाता और वो पुलिस वाला मेरे को धक्का मारता है कि यहाँ क्यों आई हो, एसपी के पास हो। मैं बार बार एसपी के पास जा नहीं सकती। हाँ, तो क्या घटना हुई आपके साथ? मैं पाली जिले के
बाली तहसील के बिटवाड़ा गाँव से हूँ। 24 फरवरी को जो मेरे साथ घटना हुई थी पंचायत में, उसके लिए मैंने सरपंच और ग्राम सेवक सहित 6 लोगों के खिलाफ मैंने सादे थाने में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम एसपी साहब से भी कई बार मिले, लेकिन हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम जब सादे थाने में जाते हैं तो थानेदार सहित उनके स्टाफ के जो लोग हैं वो हमें अंदर आने नहीं देते और धक्का मारते हैं और बाहर निकाल देते हैं। और मुझे पूर्ण अंदेशा है कि वो सादे थाने वाले सरपंच के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए वो अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और हमारे गांव में हम सामान भी लाना हमारा बंद कर दिया है, और इसीलिए हम 25 किलोमीटर दूर से फालना से हम सामान लाते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पाली से हमारे संवाददाता सुरेश पवार हमारे साथ जुड़ गए। तो सुरेश, क्या ये पूरा मामला जो एक दलित परिवार के साथ में ये न्याय के लिए मांग की जा रही है? सर, ये जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये 24 फरवरी का मामला बताया जा रहा है, जहां इन 2 दलित परिवार की बच्चियों को पंचायत भवन में बुलाया जाता है किसी काम के बहाने। फिर वहां सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उनको जलील किया जाता है, उनको कमरे में बंद किया जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं और चिल्लाने पर उनके आस-पास के परिवार भागता है और लड़कियों को वहां से छुड़वाता है। फिर इनके बाद में इन पीड़ित परिवार द्वारा जब बकायदा सादरी थाने में मामला दर्ज करवाया गया और उसके बाद में पुलिस द्वारा अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, मात्र खाना पूर्ति की गई है। जबकि बीते 2 महीनों से ये पीड़ित परिवार पाली एसपी के दफ्तर के कार्यालय के चक्कर काट रहा है, संबंधित वृत्ताधिकारी के चक्कर काट रहा है। बार बार इनको मात्र आश्वासन मिलते हैं, लेकिन अभी तक इन सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कोई मामला, अभी तक इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, नहीं इनके द्वारा कोई गिरफ्तारी हुई है। जबकि लड़की पक्ष में बकायदा 100 जी सुरेश, इस बारे में अभी पुलिस और प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस द्वारा जब बीते 2 दिन पूर्व ही इन लड़की के परिजनों द्वारा, इनके माता पिता द्वारा जब पुलिस अधीक्षक से भेंट की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसी हफ्ते जांच को चेंज किया जाएगा और शीघ्र ही इस मामले को लेकर गंभीरता से पुलिस आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करेगी। लेकिन सोचनी बात तो यह है कि इस सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस पीड़ित परिवार का गांव में सामान बंद कर दिया गया। ये परिवार वहां से 40 किलोमीटर दूर फालना गांव से खाने पीने की चीजें लाने को मजबूर है। तो उस गांव में सरपंच द्वारा अपनी दबंगी के कारण सारे दुकानदारों को इस परिवार का हुक्का पानी बंद करवा दिया गया, साथ ही सामान नहीं दिया जा रहा है। और इस समय राज्य सरकार का अनुशासन लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद में इस पीड़ित परिवार पे क्या बीतती होगी ये तो ये परिवार जानता है। लेकिन प्रशासन की ये लापरवाही, ये अनदेखी के वजह से ये दलित परिवार बीते 1.5 महीनों से परेशान हो रहा है और जिला कलेक्टर और जिला पाली एसपी कार्यालय के ये चक्कर काट रहा है। तो अभी जब इस मामले में सरपंच के खिलाफ में कार्रवाई के लिए रिपोर्ट लगाई गई है, तो सरपंच का इस मामले में क्या कहना है कि उन्होंने ऐसी हरकत करी है या नहीं करी? उल्टा सरपंच जानकारी सूत्रों के अनुसार सरपंच द्वारा भी इन परिवार के ऊपर राजकार्य का वादा का मुकदमा दर्ज करवाया गया है और पुलिस ने मात्र क्रॉस मुकदमा बताकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और इनके ऊपर पीड़ित परिवार पर ऊपर ये राजकार्य का मामला थोप दिया गया है उच्च अधिकारियों की पकड़ की वजह से, क्योंकि एक जाति विशेष से होने की वजह से उस क्षेत्र में उनका बाहुमूल्य है और एक दलित परिवार के साथ खुलेआम अन्याय हो रहा है, फिर भी प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश। मैं डॉक्टर भैरव सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली। मुझे 1 तारीख को कोविड के लक्षण दिखे थे। मैंने बाली में जाकर डॉक्टर्स को चेक कराया। 5 तारीख को मेरा सैंपल लिया जिसमें मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद मैंने लगातार इलाज लिया एवं लगभग 15 दिन बाद डॉक्टर्स की सलाह पर मैंने वापस अपना सैंपल दिया 19 तारीख को सोमवार को। आज 4 दिन हो गए, 90 घंटे बीत चुके हैं। पाली मेडिकल कॉलेज में सैंपल भेजा था। मैंने वहाँ जानकारी की तो बताया कि सैंपल की अधिकता के कारण हमने जोधपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया है।
जोधपुर मेडिकल कॉलेज में जब मैंने पता किया तो उन्होंने भी यही कहा कि सैंपल्स की अधिकता के कारण हमने जयपुर भेज दिया है। अब बताइए 4 दिन और 90 घंटे बाद भी यदि सैंपल्स की रिपोर्ट मरीज को नहीं मिलेगी तो वो कब तक आइसोलेशन में रहेगा, डर के मारे मर जाएगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी पर थोड़ा लगाम लगाए और ये सैंपल्स जो भी जा रहे हैं इनकी जल्दी से जल्दी जांच करके मरीज तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि मरीज राहत महसूस कर सके। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कोरोना संक्रमण को लेकर के 25 तारीख से अनिश्चितकालीन पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल होने जा रही थी। उस हड़ताल को अब स्थगित कर दिया गया है 1 महीने तक के लिए। आखिर ये हड़ताल को स्थगित क्यों किया गया, मैं आप सभी को बताता हूं। क्योंकि इस हड़ताल को करने का सबसे बड़ी वजह यह थी कि इन सभी संचालकों की मांग थी कि पेट्रोल पर सेस की दर को राज्य सरकार कम करे। लेकिन जब वह कम नहीं की गई थी तो इन्होंने 10 अप्रैल को इन्होंने 1 दिन की हड़ताल भी करी थी और इन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर आप फिर भी हमारी बात नहीं माने तो हम 25 तारीख से यानी 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन अब इस हड़ताल को 1 महीने तक का और स्थगन कर दिया गया है, जिससे अब 1 महीने का समय और राज्य सरकार को मिल चुका है सेस की दर को कम करने के लिए। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। जी हाँ, उन्होंने यह ट्वीट करके जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि वह 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को फ्री में वैक्सीनेशन करवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि निजी अस्पतालों के अंदर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। तो निजी अस्पतालों के अंदर जब इसकी प्रक्रिया को शुरू किया गया तो वहां पर उच्च वर्ग के लोग आसानी से जाते हैं और वैक्सीन लगवा करके वापस आ जाते हैं, वो भी पैसे दे करके। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास में पैसे नहीं है या निम्न या मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, वह सभी के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेशन फ्री के अंदर करवाया जाए। साथ ही एक बात और आप सभी को बताता हूं कि अस्पताल में भेजे जाने वाले 2000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर रद्द करने को लेकर के बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि खरीद नहीं होने से लोगों को काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि अस्पतालों के अंदर अभी ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम बची हुई है। और अब एक बार फिर उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर रद्द करने को लेकर के बड़ा फैसला किया है। तो इससे आने वाली जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर स्कूलों में छुट्टियाँ दे दी गई हैं। जी हाँ, राजस्थान के अंदर गर्मियों की छुट्टियां जो स्कूलों के अंदर होती थी वह अब सुनिश्चित कर दी गई हैं, जिनको 22 अप्रैल से 6 जून तक के लिए किया गया है। आप सभी को बता दूं, इससे पहले जो आदेश आए थे उसमें 3 मई तक के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया था और अब इसके अंतर्गत और बदलाव किए गए हैं, जिसमें 22 अप्रैल से 6 जून तक के लिए सभी को छुट्टियाँ दे दी गई हैं। लेकिन जिन शिक्षकों की कोरोना काल के दौरान ड्यूटी लगाई गई है, उन सभी को अपनी ड्यूटी सही तरीके से करनी भी पड़ेगी। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि आईपीएल के बेहद ही रोमांचक मुकाबला जो कल चेन्नई और कोलकाता के बीच में खेला गया था, जिसके अंतर्गत चेन्नई ने कोलकाता को 18 रन से मात दी है। आप सभी को इसमें एक बड़ी बात बताता हूं कि पहले खेलते हुए चेन्नई ने 220 रन का मजबूत लक्ष्य रखा था और इसका पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स, वो भी अच्छा खेली और 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 202 रन पर ऑल आउट हो गई। चेन्नई की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फाफ डू प्लेसिस ने 95 रन नाबाद बनाए हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।
दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, सिकंदरा चौराहे पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मच चुका है। आप सभी को बता दूं, अनुशासन पखवाड़े की धज्जियां उड़ाने की खबर सामने आई है। सिकंदरा उप तहसील कार्यपालक नायब तहसीलदार जय सिंह चौधरी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। चौराहे के बांदीकुई रोड पर 3 कपड़ों की दुकानों को सीज भी किया गया। तो वहीं कार्रवाई से खलबली मच चुकी है और दुकानदार दुकान छोड़ करके भागते हुए नजर आए। दौसा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि देश भर में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए सिकंदरा में जन अनुशासन पखवाड़ा व लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे बनिया वर्ग पर कार्रवाई करते हुए उप तहसीलदार सिकंदरा ने बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे कि सिकंदरा में जन अनुशासन पखवाड़ा एवं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे बनिया वर्ग पर कार्रवाई करते हुए उप तहसीलदार सिकंदरा ने बड़ा कदम उठाया। वहीं दुकानें सीज भी की गई और साथ ही अन्य दुकानदारों को लॉकडाउन की पालना करने की चेतावनी भी दी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में करीब 15 दिन पहले हुए फलौदी जेल ब्रेक कांड के बाद अब बीकानेर की नोखा जेल से 5 कैदी फरार हो गए हैं। नोखा उप कारागार में यह घटना मंगलवार रात करीब 2:30 बजे हुई। जेल स्टाफ को 2 घंटे बाद इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने सभी थानों को अलर्ट किया और घटना के बाद डिप्टी जेलर सुरेश कुमार सहित 3 को निलंबित भी कर दिया गया है। मामले की जांच जोधपुर के डीआईजी सुरेंद्र सिंह को सौंपी गई, जिन्होंने बुधवार से ही जेल में कैंप कर लिया है। इस पूरे मामले की पड़ताल करने महानिदेशक राजीव दासोता ने नोखा पहुंचने के कुछ देर बाद ही निलंबन की कार्रवाई कर दी। दासोता ने बताया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया जेल प्रबंधन की लापरवाही साफ नजर आ रही है, इसलिए डिप्टी जेलर सुरेश कुमार के साथ ही प्रहरी कानाराम व उमाराम को निलंबित कर दिया गया। जांच के बाद कुछ और जेल कार्मिक निलंबित हो सकते हैं। राजस्थान की जेलों के आईजी विक्रम सिंह भी इस मामले में खुद देख रहे हैं और बंदियों ने जिस दीवार से रस्सी बनाकर नीचे छलांग लगाई थी, उन दीवारों पर करंट के तार लगे हैं। इस करंट से बचने के लिए उन्होंने प्लास्टिक का एक पाइप भी काम में लिया। पुलिस को एक पाइप यहां से भी बरामद हुआ। हालांकि पुलिस को यह जांच करनी होगी कि उस समय इन तारों में करंट दौड़ भी रहा था या नहीं। दासोता ने बताया कि कूलर की खिड़की के नीचे एक गड्ढा किया गया था, यहीं से बंदी बाहर निकल गए। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण दिनों दिन कोहराम मचा रहा है। हर रोज कोरोना का संक्रमण के तेजी से बढ़ते जा रहे केसों के अंदर पिछले 24 घंटे में 14,622 नए संक्रमित मिले हैं। तो वहीं आज 62 लोगों की मौत भी हुई है। आलम यह है कि एक सप्ताह पहले तक मध्य प्रदेश की तुलना में यहाँ कम केस मिल रहे थे, लेकिन आज राजस्थान ने मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में 13,107 नए केस मिले। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों और मरीजों को देखते हुए सरकार ने अब निजी अस्पतालों को 50% तक बेड्स कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत जिन अस्पतालों में 60 से 100 बेड्स की क्षमता है, उनमें 40% और जिनमें 100 से ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी है, उनमें 50% बेड्स कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। वहीं चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने और ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की है। राज्य में सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या बढ़ता हुआ एक्टिव केसों का ग्राफ है। आज एक्टिव केसों की संख्या 96,366 पर पहुंच गई और यह एक सप्ताह में 95% यानी लगभग 2 गुने तक हो चुकी है। एक सप्ताह के अंदर 47,090 एक्टिव केस बढ़े, तो वहीं इसकी तुलना में रिकवरी भी बहुत कम है। केवल 18,078 मरीज ही एक सप्ताह में ठीक हुए हैं। जिस गति से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं और गुरुवार को यह 1 लाख के पार तक पहुंच जाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना की भयावहता को देखते हुए बंगाल की चुनावी रैलियां छोड़ करके मेडिकल व्यवस्थाओं को ठीक करने पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हम अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर देंगे, उतने ही अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है।
केंद्र सरकार रोगियों को दवाएं एवं ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए बिना वैक्सीनेशन का काम जल्दी पूरा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फिर अपील करता हूं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की भयावहता को देखते हुए बंगाल में रैलियां करना छोड़ करके मेडिकल व्यवस्थाओं को ठीक करने पर ध्यान दिया जाए। ऑक्सीजन, दवाई एवं टीका उपलब्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया की सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल है। फिर भी देश में ऑक्सीजन एवं दवाइयों की कमी से मौतें होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया के अन्य देशों में कभी इसके कारण मौतें नहीं हुई। वैक्सीनेशन को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड के संकट में राज्यों पर आंतरिक भार पड़ने से आमजन को परेशानी आएंगी एवं राज्य में विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन लगाने की अनुमति देना स्वागत योग्य कदम भी है और इससे सक्षम लोग वैक्सीन खरीद करके लगवा सकेंगे एवं सरकार पर भी भार कम होगा। यह घातक कोरोना वायरस अब तेजी से फैल रहा है और संक्रमितों की मृत्यु दर भी अधिक है। ऐसे में केंद्र सरकार को वैक्सीन की कीमत का भार युवाओं पर ना डाल करके तेजी से निःशुल्क वैक्सीनेशन करना चाहिए। कोरोना की घातक दूसरी लहर के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत व भारी मांग के चलते इसकी कालाबाजारी जोरों पर है। इस बीच जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने शहर में करीब 48 जगहों पर ग्राहक बन करके छापेमारी मारी है। इसमें पुलिस ने गैंग में शामिल मुरलीपुरा इलाकों में एक मेडिकल स्टोर संचालक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं एक आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा और डीसीपी क्राइम दिंगत आनंद ने बुधवार को खुलासा करते हुए बताया कि करीब 15,000 रुपये में एक इंजेक्शन बेचा जा रहा था। इसके लिए गैंग के 2 सदस्य विक्रम गुजर व शंकर माली ने गुड़गांव से करीब 725 रेमडेसिविर के इंजेक्शन मंगवाए थे। इसका कोई लाइसेंस नहीं है। फिलहाल पुलिस 4 इंजेक्शन ही बरामद कर सकी है और डीसीपी ने बताया कि कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस टीमें सादे वर्दी में करीब 48 जगह पर गईं। पुलिस टीम मुरलीपुरा इलाके में समर्थ मेडिकल स्टोर पर पहुंची और वहां इंजेक्शन की ज़रूरत बताई। तब मेडिकल स्टोर के मालिक जयप्रकाश वर्मा ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए 15,000 रुपये में सौदा किया। इसके बाद दलवीर सिंह नाम के युवक ने मेडिकल स्टोर मालिक जयप्रकाश वर्मा को 2 इंजेक्शन ला करके दिए। पुलिस ने जयप्रकाश और दलवीर सिंह को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में आरोपी दलवीर ने यह इंजेक्शन विकास मित्तल से लाना बताया। पुलिस ने विकास मित्तल को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद विकास ने बसंत जहांगीर से इंजेक्शन खरीदना बताया, तब उसे भी अरेस्ट किया गया। इसके बाद बसंत ने दोनों इंजेक्शन विक्रम गुजर व शंकर माली से लेना बताया है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के 80 वाहनों के चालान काटे गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 15 दिन का जो लॉकडाउन लगा है, जिसके तीसरे दिन भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और यातायात सब इंस्पेक्टर नेतराम ने कहा, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी है उसके तहत जो भी बेवजह घूम रहे हैं मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट के, उनके चालान काटे जा रहे हैं और उनको समझाया जा रहा है कि वह अपने घरों में ही रहें और कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करें। और सब इंस्पेक्टर नेतराम ने कहा कि अब तक हमने 80 वाहन चालकों के चालान काट दिए हैं और आगे भी जारी रहेंगे। हाँ सर, ये कोविड-19 के चलते किस हिसाब से आप ये कार्य करते हैं? राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो लोग बिला वजह कोई काम नहीं बाइक को स्कूटर पर घूम रहे हैं, उनको हम कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत जब्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसकी पालना करा रहे हैं, बिना मास्क के चालान कर रहे हैं, व्हीकलों को जब्त कर रहे हैं, उनको समझाइश कर रहे हैं। जो दुकानदारों ने दुकान खोल रखी है उनके लिए भी सरकार द्वारा जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। अब तक हमने करीबन 80 वाहनों के खिलाफ चालान काट दिए गए हैं। हमारी कार्रवाई निरंतर लागू है। आपका नाम सर? नेतराम, सब इंस्पेक्टर यातायात प्रभारी दौसा।
राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की है। आप सभी को बता दूं, स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां कर दी गई हैं। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां कर दी गई और 22 अप्रैल से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश शिक्षा विभाग ने इसके आदेश भी जारी किए। सरकार ने एक तरफ तो जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया है, जिसके अंतर्गत सभी को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की आदेश दिए गए हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें तो इस आदेशों की धज्जियां और कोई नहीं, भाजपा का विधायक ही उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाली जिले की। पाली जिले के सुमेरपुर के अंदर जोराराम कुमावत खुद बिना मास्क के घूम रहे थे और पुलिस प्रशासन के काम करने में भी अड़चन बनते हुए नजर आए हैं। जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा है कि दुकानें बंद कराने को लेकर के जब पुलिसकर्मी मार्केट में पहुंचे और वह दुकानें बंद करवा रहे थे तो उन्होंने कहा, विधायक ने साफ साफ कहा है कि औकात में रहो, यह सुमेरपुर है। जी हाँ, जोराराम कुमावत जो सुमेरपुर पाली से विधायक है, उन्होंने पुलिस कर्मियों को कहा है कि औकात में रहो, यह सुमेरपुर है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या पुलिस वालों की गलती है और क्या इसमें विधायक की गलती है? आइए जानते हैं खास रिपोर्ट से। औकात में रहोगे, ये सुमेरपुर है, मालूम पड़ा? इनसे व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है भाई साहब। अरे वैसे व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई, इनसे कोई हो हमारे यहाँ तो परेशान करके ये तो तरीका हुआ है। नहीं, हमने कोई परेशान नहीं किया। देखो बंद करने गए 3 आदमी अंदर। अरे आपने खोली है, क्यों झूठ बोला यार? आप कैमरे देख लो। आप सहयोग कर रहे हैं, दुकान बंद करने में टाइम तो लगेगा। पता नहीं किया, आप ये कहा बंद मत करो, आपको निकल जाओ। हमको परेशान करके क्या मतलब? ये सामने खोला था, इन्होंने कहा सामने खुली है। सहयोग कर रहे हैं, क्या तकलीफ है? सर हम बंद ही करा रहे हैं, हम भी आपको। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक शुरू की जाएगी। आज शाम को 5 बजे बैठक प्रस्तावित होगी, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत इसमें चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आप सभी को बता दूं कि अशोक गहलोत ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयों की कमी पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वहीं खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाली 5 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया गया। दिन प्रतिदिन प्रदेश में बढ़ते कोरोना के प्रभाव के कारण प्रशासन के लिए भी राज्य सरकार द्वारा घोषित जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाना जरूरी हो गया है, जिससे कोरोना नामक घातक बीमारी से बचा जा सके। इसी क्रम में पालिका अधिशासी अधिकारी को कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना की सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और अधिशासी अधिकारी नरेंद्र चौधरी नगर पालिका प्रशासन व पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे और सूचना को वेरीफाई कर कस्बे में स्थित व्यापारियों पर कार्रवाई करते हुए 5 प्रतिष्ठानों को सील किया है। साथ ही गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए 4 दुकानों के चालान भी काटे हैं। बिना मास्क पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया। और आपको बता दूं कि अधिशासी अधिकारी नगेंद्र चौधरी कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर गंभीर नजर आए हैं। गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों पर अनवरत कार्रवाई को अंजाम भी दे रहे हैं। साथ ही अपील भी कर रहे हैं कि बिना काम के बाहर ना निकलें और सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। साथ ही पालिका एसआई के नेतृत्व में पालिका कर्मियों ने कस्बे के कसाई मोहल्ला, रेलवे इंस्टीट्यूट, दादू नगर, बड़की कोठी, शाकंबर कॉलोनी व मिश्र कॉलोनी में सैनिटाइज भी किया। सर, आज ये आपने जो कार्रवाई की है बाजार में, जो जिन्होंने दुकानें खोल रखी थी बिना इजाज़त के और जिन्होंने मास्क नहीं लगा था, सर कितनी कार्रवाई हुई सर आज? आज हमने 5 दुकानें सीज की। अच्छा, 4 का चालान काटा। सर ये दुकानें बिना इजाज़त के खोली गई थी या कुछ ज़रूरतमंदों की दुकानें थी सर? बिना इजाज़त खोली हुई थी। जो गाइडलाइन में जो गाइडलाइन थी उनके विपरीत दुकानों ने खोल लिए हैं। और सर मास्क वालों के? मास्क वालों के एक दुकान पे मास्क बिना मास्क था, एक मास्क वाले के साथ रजिस्टर काटी गई, चालान किया गया एक का। और सर आगे आप क्या संदेश देना चाहते हो अपने फुलेरा कस्बा वासियों को? ये सभी से मेरे तो ये निवेदन है, अपील मान लो कि कोई भी बिना मतलब घर से बाहर नहीं निकले, मास्क लगा के निकले, कोई जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, सबको समझाइश करते हैं।
शराब कारोबारियों को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि शराब कारोबारियों को आखिर ये क्या हो गया है। अब खुद ही करने लगे हैं दुकानों को बंद करवाने की मांग। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि शराब कारोबारी अब खुद ही दुकानों को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। आबकारी विभाग के अफसरों से कर रहे हैं दुकानें बंद कराने की मांग, तो वहीं शहर के कई हिस्सों में सेल्समैन के कोविड संक्रमित होने की सूचना सामने आ रही है। वहीं जोधपुर के ओशिया के अंदर लॉकडाउन के निर्देशों की पालना नहीं करने के लिए अधिकारी व पुलिस अब सख्त रवैया अपना रहे हैं। जोधपुर के ओशिया एसडीएम रतन लाल रैगर ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने के चलते ओशिया में मॉल एस जी मार्केट सुपरमार्केट को सीज कर दिया है। कोरोना जैसी विकट महामारी में भी लोग अपनी आदत में सुधार नहीं ला रहे हैं। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में प्रशासन जो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले पर कार्रवाई नहीं कर रहा और ओशिया में बुधवार को कोविड-19 गाइडलाइन की अवहेलना करने पर ओशिया उपखंड अधिकारी रतनलाल रैगर तहसीलदार डालाराम ने दुकान सीज कर दी। साथ ही एसडीएम ने आवश्यक वस्तुओं की दुकान की खोलने की अनुमति दी है। वहीं उपखंड अधिकारी ने कोविड-19 बीमारी को गंभीरता से लेते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की पालना की हिदायत भी की गई। वहीं कल रामनवमी के अवसर पर सिकंदरा में दीपक जला करके जय के घोष लगाए गए। दौसा जिले के सिकंदरा में रामनवमी के अवसर पर कस्बे के प्रसिद्ध गोपाल महाराज के मंदिर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव की खुशी में धर्म प्रेमियों ने 251 दीपक जलाकर खुशी जाहिर की। वह जय श्री राम के उद्घोष लगाए हैं। भवानी शंकर जैमन ने बताया कि भगवान श्री राम का जन्म पवित्र मधुमास में दिन के मध्य में हुआ था। इस समय बसंत ऋतु होने से मौसम अच्छा रहता है और कृषक एवं व्यापारी धन धान्य से संपन्न रहते हैं। ऐसे समृद्धि काल में भगवान ने अवतार लेकर के न केवल धरा को निश्वरहीन किया अपितु मानव जीवन को त्रिविधा तापों से मुक्त कर राम राज्य की स्थापना की। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतरण दिवस पर हम सभी सनातन प्रेमियों को उनके मार्ग पर चलकर मर्यादा को निभाते हुए मानव जीवन पर मंडरा रहे भयानक कोरोना त्रासदी को हराने का संकल्प लेना चाहिए। वह सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना कर भगवान के प्राकट्य दिवस को सफल मनाना चाहिए, क्योंकि उद्यम कोमा साहस कोमा धैर्य कोमा विधा कोमा बुद्धि और पराक्रम के साथ हर चुनौती से निपटा जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में करीब 15 दिन पहले हुए फलौदी जेल ब्रेक कांड के बाद अब बीकानेर की नोखा जेल से 5 कैदी फरार हो गए हैं। नोखा उप कारागार में यह घटना मंगलवार रात करीब 2:30 बजे हुई। जेल स्टाफ को 2 घंटे बाद इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने सभी थानों को अलर्ट किया और घटना के बाद डिप्टी जेलर सुरेश कुमार सहित 3 को निलंबित भी कर दिया गया है। मामले की जांच जोधपुर के डीआईजी सुरेंद्र सिंह को सौंपी गई, जिन्होंने बुधवार से ही जेल में कैंप कर लिया है। इस पूरे मामले की पड़ताल करने महानिदेशक राजीव दासोता ने नोखा पहुंचने के कुछ देर बाद ही निलंबन की कार्रवाई कर दी। दासोता ने बताया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया जेल प्रबंधन की लापरवाही साफ नजर आ रही है, इसलिए डिप्टी जेलर सुरेश कुमार के साथ ही प्रहरी कानाराम व उमाराम को निलंबित कर दिया गया। जांच के बाद कुछ और जेल कार्मिक निलंबित हो सकते हैं। राजस्थान की जेलों के आईजी विक्रम सिंह भी इस मामले में खुद देख रहे हैं और बंदियों ने जिस दीवार से रस्सी बनाकर नीचे छलांग लगाई थी, उन दीवारों पर करंट के तार लगे हैं। इस करंट से बचने के लिए उन्होंने प्लास्टिक का एक पाइप भी काम में लिया। पुलिस को एक पाइप यहां से भी बरामद हुआ। हालांकि पुलिस को यह जांच करनी होगी कि उस समय इन तारों में करंट दौड़ भी रहा था या नहीं। दासोता ने बताया कि कूलर की खिड़की के नीचे एक गड्ढा किया गया था, यहीं से बंदी बाहर निकल गए। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण दिनों दिन कोहराम मचा रहा है। हर रोज कोरोना का संक्रमण के तेजी से बढ़ते जा रहे केसों के अंदर पिछले 24 घंटे में
14,622 नए संक्रमित मिले हैं, तो वहीं आज 62 लोगों की मौत भी हुई है। आलम यह है कि एक सप्ताह पहले तक मध्य प्रदेश की तुलना में यहाँ कम केस मिल रहे थे, लेकिन आज राजस्थान ने मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में 13,107 नए केस मिले। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों और मरीजों को देखते हुए सरकार ने अब निजी अस्पतालों को 50% तक बेड्स कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत जिन अस्पतालों में 60 से 100 बेड्स की क्षमता है, उनमें 40% और जिनमें 100 से ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी है, उनमें 50% बेड्स कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। वहीं चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने और ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की है। राज्य में सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या बढ़ता हुआ एक्टिव केसों का ग्राफ है। आज एक्टिव केसों की संख्या 96,366 पर पहुंच गई और यह एक सप्ताह में 95% यानी लगभग 2 गुने तक हो चुकी है। एक सप्ताह के अंदर 47,090 एक्टिव केस बढ़े, तो वहीं इसकी तुलना में रिकवरी भी बहुत कम है। केवल 18,078 मरीज ही एक सप्ताह में ठीक हुए हैं। जिस गति से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं और गुरुवार को यह 1 लाख के पार तक पहुंच जाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना की भयावहता को देखते हुए बंगाल की चुनावी रैलियां छोड़ करके मेडिकल व्यवस्थाओं को ठीक करने पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हम अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर लेंगे, उतने ही अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है। केंद्र सरकार रोगियों को दवाएं एवं ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए बिना वैक्सीनेशन का काम जल्दी पूरा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फिर अपील करता हूं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की भयावहता को देखते हुए बंगाल में रैलियां करना छोड़ करके मेडिकल व्यवस्थाओं को ठीक करने पर ध्यान दिया जाए। ऑक्सीजन, दवाई एवं टीका उपलब्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल है। फिर भी देश में ऑक्सीजन एवं दवाइयों की कमी से मौतें होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया के अन्य देशों में कभी इसके कारण मौतें नहीं हुई। वैक्सीनेशन को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड के संकट में राज्यों पर आंतरिक भार पड़ने से आमजन को परेशानी आएंगी एवं राज्य में विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन लगाने की अनुमति देना स्वागत योग्य कदम भी है और इससे सक्षम लोग वैक्सीन खरीद करके लगवा सकेंगे एवं सरकार पर भी भार कम होगा। यह घातक कोरोना वायरस अब तेजी से फैल रहा है और संक्रमितों की मृत्यु दर भी अधिक है। ऐसे में केंद्र सरकार को वैक्सीन की कीमत का भार युवाओं पर ना डाल करके तेजी से निःशुल्क वैक्सीनेशन करना चाहिए। कोरोना की घातक दूसरी लहर के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत व भारी मांग के चलते इसकी कालाबाजारी जोरों पर है। इस बीच जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने शहर में करीब 48 जगहों पर ग्राहक बन करके छापेमारी मारी है। इसमें पुलिस ने गैंग में शामिल मुरलीपुरा इलाकों में एक मेडिकल स्टोर संचालक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं एक आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा और डीसीपी क्राइम दिंगत आनंद ने बुधवार को खुलासा करते हुए बताया कि करीब 15,000 रुपये में एक इंजेक्शन बेचा जा रहा था। इसके लिए गैंग के 2 सदस्य विक्रम गुजर व शंकर माली ने गुड़गांव से करीब 725 रेमडेसिविर के इंजेक्शन मंगवाए थे। इसका कोई लाइसेंस नहीं है। फिलहाल पुलिस 4 इंजेक्शन ही बरामद कर सकी है और डीसीपी ने बताया कि कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस टीमें सादे वर्दी में करीब 48 जगह पर गईं। पुलिस टीम मुरलीपुरा इलाके में समर्थ मेडिकल स्टोर पर पहुंची और वहां इंजेक्शन की ज़रूरत बताई। तब मेडिकल स्टोर के मालिक जयप्रकाश वर्मा ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए 15,000 रुपये में सौदा किया। इसके बाद दलवीर सिंह नाम के युवक ने मेडिकल स्टोर मालिक जयप्रकाश वर्मा को 2 इंजेक्शन ला करके दिए। पुलिस ने जयप्रकाश और दलवीर सिंह को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में आरोपी दलवीर ने यह इंजेक्शन विकास मित्तल चलाना बताया। पुलिस ने विकास मित्तल को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद विकास ने बसंत जहांगीर से इंजेक्शन खरीदना बताया, तब उसे भी अरेस्ट किया गया। इसके बाद
बसंत ने दोनों इंजेक्शन विक्रम गुजर व शंकर माली से लेना बताया है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की सुबह की अपडेट की ओर। जालोर की डूंगरी के पहाड़ी में अवैध खनन का बड़ा खेल सामने आया है। पहाड़ी में अभी एक भी लीज में खनन की अनुमति नहीं है। खनन विभाग ने नहीं दी खनन की अनुमति। लीज धारकों को अभी तक ईसी नहीं मिली, लेकिन फिर भी खनन विभागों को ठेंगा दिखा करके अवैध खनन किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की दरों को अभी स्थिर रखा गया है। आज कोई भी पेट्रोल डीजल की दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज पेट्रोल की दर 96.77 रुपये प्रति लीटर रही है, तो वहीं डीजल की 90.20 रुपये प्रति लीटर देखने को मिली। झुंझुनू के चिड़ावा रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग ने फंदा लगा करके अपनी जान दे दी है। मृतक 35 वर्षीय परतुराम सैनी पिलानी निवासी है और कल अनाज लाने की बात कहकर निकला था घर से और देर रात चिड़ावा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर फंदा लगाया और रेलवे पुलिस ने भी मौके का मुआयना किया। कोरोना वायरस के कंट्रोल को लेकर के मेडिकल कॉलेज की टीमें भी गंभीर हो चुकी हैं। प्राचार्य डॉक्टर SS राठौड़ लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। MDM अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों से समझाइश भी की और समीक्षा भी की और चिकित्सकों की टीमों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। CM आवास पर देर रात को मीटिंग हुई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर के मंथन किया गया और केंद्र से ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग करेगी अब राज्य सरकार। बेवाड़ी प्लांट से कम मात्रा में ऑक्सीजन पाई जा रही है और अहमदाबाद से भी पूरी तरह सप्लाई नहीं हो पा रही। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।